साथ आप और पढ़ेंगे ताकि ये पूरा हो जाए। हम लोग उर्दू वाला उपसेट पढ़ रहे थे ना, उर्दू में 2-3 शब्द हुआ था, चारों का था। क्या हुआ, खुश हुआ था गए दर, अगला लिखिएगा दर, दर शब्द से क्या क्या बनेगा है, दरकार, 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 दरबार, दरबार, दरमियान, दरकार, दरबार, दरमियान, इससे भी कंसेशन हो गया। दरकार, दरबार, दरमियान, इसका अर्थ क्या होगा, किसी का सर दरबार जो राजा लोग का दरबार लगता है, ठीक है, दरमियान मतलब जैसे हमारे बीच में, हाँ मतलब कमी, कमी, दूरी, गए, ठीक है, मतलब हमें इसे मिलने का दरकार है, ठीक। दरमियान, दरमियान शब्द होता है ना, दरमियान क्या मतलब होता है, सर बीच में ही होता है ना, तो वो भी बीच होगा, ये भी बीच होगा, सर मैं दरमियान का बता रहा हूं। और दरकार का क्या होगा, जैसे हम जब किसी का इंतजार करते हैं या किसी चीज का इंतजार करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दरकार, हाँ ठीक, मतलब एक तरीके से इंतजार करना। कमी, जैसे कोई चीज है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए आप, इंतजार नहीं कहा जाएगा, कमी कहा जाएगा। जैसे कोई चीज आपके पास सब कुछ होगा, एक आध चीज कोई चीज कमी हो, जैसे मान लीजिए आपको अच्छा घर सजा दी हो, टीवी नहीं है, ठीक, तो घर तो बहुत अच्छा है लेकिन टीवी की दरकार है, तो टीवी की कमी है। कोई ऐसी चीज जिसकी कमी हो उसे हम क्या कहते हैं, दरकार होता नहीं। जैसे हमारी इच्छा हो आपकी, किसी कारणवश पूर्ण न हो पा रहा हो, उसे कहा जाता है कि इस चीज का दरकार है हमारे पास, या कमी ही आप समझो, इंतजार नहीं। दरमियान का मतलब क्या होता है, बीच, कि जैसे मान लीजिए कि आपको 2 दिन के बाद इलाहाबाद जाना हो, 2 दिन के बाद अगर आपको इलाहाबाद जाना हो और इसी बीच आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप इलाहाबाद आने वाले थे, क्या हुआ, आने वाले तो थे लेकिन इसी दरमियान हमारी तबीयत, बोला जाता है ना, मतलब समझो आप, हम बुहारी भाषा क्यों बोल रहे हैं कि ये बोला जाता है ना कि आने वाले तो थे या ये काम होने वाला तो था, लेकिन इसी दरमियान, मतलब इसी बीच में हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसलिए वह काम नहीं हो पाया। आज समझ में, इसका मतलब कमी होता है और इसका मतलब ये होता है कि बीच में,
बीच में कोई ऐसी घटना घट गया उसी को हम क्या कहते हैं, दरमियान कहते हैं। सर दरख्वास्त भी हो सकता है। हाँ, दरख्वास्त हो जाएगा, लेकिन दरखास्त क्या कंसेप्ट बनेगा, दरख्वास्त होता है, बता रहा हूँ आपको। देखो हम लोग लिखा पढ़ा क्या पढ़ते हैं, दरखास्त, ठीक। लेकिन शुद्ध क्या होता है, दरख्वास्त। दरखास्त मतलब क्या होता है, अर्जी, निवेदन, आवेदन, विनय, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक। सेकंड किसी और इश्यू होगी क्या? अगला लिखिए, ना, ना, नापसंद, नापसंद है, नाराज, नामुमकिन, नामुमकिन, नालायक, नादान, इत्यादि। इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने लायक है? नापसंद जो पसंद ना हो, नाराज जो आपसे नाराज हो, नामुमकिन जो असंभव। नामुमकिन का यही तो होता है ना, अगर हम कहते कि आज प्राची 50 रुपये खा के आएगी, ठीक, ये संभव है नहीं, ये असंभव सी बात है। इससे हम तो आप होगी नहीं सर, नामुमकिन। 4 5 खा सकती है, 7 खा सकती है, हो सकता है कभी 10 खा ले, लेकिन 50 नहीं खा पाएगी। तो ये एक बार तुम लोग बताए थे ना कि हमारे यहाँ मफरदिन चौराहे पे जैसे भाई लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए तरह तरह की स्कीम निकालते रहते हैं। तो एक होटल वाला उस समय 40-50 रुपये की मतलब एक थाली खाना मिलता था, तो 15 साल पहले का बता रहा हूँ। तो वो क्या कर दिया कि सोचा कि हम थोड़ा सा ऑफर देंगे तो स्टूडेंट हमारे यहाँ ज़्यादा खाने के लिए आएंगे। तो लोग 40 रुपये की या 50 रुपये की थी थाली, तो उसमें 4 या 6 रोटी, बाकी दाल चावल सब्जी होता था, तो 50 रुपये का फिक्स था। ये कह दिया कि 50 रुपये का भरपेट हो जाए। जो स्कीम निकाला होटल वाला, कहा कि 50 रुपये का भरपेट। तो पब्लिक दूर पड़ी उधर, तो हमारे 2-3 परिचित हैं, वो सब 28 रोटी 32 रोटी खा रहे थे। तो अब बात भरपेट अगर वो कह दिया तो ये समझिए कहा होगा कि अगर थाली में 6 रोटी लगती है तो कोई 8 खाएगा, कोई 10 खाएगा, ठीक है। अगर 20 लोग कस्टमर हमारे बढ़ रहे हैं तो 2-3 लोग अगर 4-4 रोटी ज़्यादा भी खा रहे हैं, तब भी हमारा 15 कस्टमर बढ़ के आ रहा है हमारे स्कीम में। लेकिन कुछ लोग 28, 26, 22, 32 3 दिन खिलाया, जब इन लोग को देखता था पलट देता था, होगा खाना नहीं मिला, खत्म हो गया, ठीक। तो फ्री का ही मतलब ये नहीं कि 6 का 8 होता है, 10 होता है। कभी आप बहुत भूखे हैं, बहुत अच्छा चीज़ मिल गया तो 11 कर लो। अब 6 से सीधा अगर 40 का पहुँच जाओगे तो बंद तो कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल असंभव लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं नामुमकिन।
ये मिला के दो चीज़ें हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि जो जानकार है तो ना समझ, लेकिन इसमें दो कंडीशन आएगी। एक तो एक वह व्यक्ति भी ना समझ होता है जो 40-45 साल 50 साल हो जाता है, लेकिन वो भी ना समझ होता है, उसमें वो नहीं आएगा। ये इसमें उम्र की बात कर रहा है। इस नादान शब्द में उम्र की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति जो बच्चा 10 साल 12 साल 15 साल मतलब कि जो मेच्योर नहीं है, या अमूमन हम कह सकते हैं कि 18 साल से कम का है, वो अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो कहा जाता है कि नादान है। अब कोई 45 साल का अगर कोई गलती कहेगा तो उसको नादान नहीं कहा जाएगा, उसको फिर क्या कहा जाएगा, उसको फिर दूसरे। तो ये जो नादान शब्द है, तो नासमझ शब्द ठीक तो है, लेकिन ये एक उम्र के क्राइटेरिया बना दिया गया कि इस उम्र के नीचे वाले अगर इस तरह का काम करते हैं तो उन्हें हम नासमझ या नादान कह सकते हैं। और जब बड़ों के द्वारा ऐसी गलती होती है तो उसको क्या माना जाता है, गलती कहा जाता है, फिर उसको नादानी में नहीं छुआ जाता है। अगले बद, बद बदनाम, 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 बदमाश, बदकिस्मत, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, बदहजमी इत्यादि। बर, ये तो ठीक है, इसमें बता नहीं। सर इसमें बददुआ नहीं आया ना, तो उसमें आधा रहता है। किसमें? बद नहीं, बददुआ वो उसमें आधा जरूर आएगा। जब आप बददुआ को संधि विच्छेद करोगी तो क्या हो जाएगा, बद बद धन दुआ, मतलब आधा द और वहाँ प्लस पूरा द होगा, तो दोनों द मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इसमें इस बद को नहीं आएगा। अगर ये होता, समझ आया ना, जो संधि विच्छेद का नियम होता है उस हिसाब से हम देखेंगे तो बददुआ इसमें आएगा, बद वाले में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं था। बदकिस्मत मतलब जिसकी किस्मत खराब हो, बदबू जिसके अंदर से गंध आती हो, बदहजमी जिसका पेट खराब हो। ठीक, बदहजमी मतलब जो हम लोग खाते हैं हजम हो जाता है, जब हजम नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है। पूरे जिंदगी का सबसे यही सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने अस्वस्थ रहेंगे। मतलब कि जो आपकी जो हजम करने की क्षमता है, चाहे वह खाना हजम करने की क्षमता हो, चाहे बात हजम करने की क्षमता हो, चाहे किसी की व्यवहार हजम करने की क्षमता हो। अगर आप कोई भी किसी की बात हजम करते हैं तो इसका मतलब कि आपके पास धैर्य है, पेशेंस है। और किसी का अगर आप व्यवहार हजम करते हैं तो आपके अंदर वो इंटेलिजेंटता है, मतलब क्वालिटी है, समझदारी है। और अगर आप खाना अच्छे से हजम कर ले जा रहे हैं तो आप, इसका मतलब कि आप सोच सकते हैं ना, माना जाता है ना। तो इसलिए कि हजम करने का भी होता नहीं कि एक बात आदमी सुनता है उसको दो बार बाकी लोग बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ लोग 10-20 बात दोनों कानों सुन के निकल जाते हैं। सुन कुछ नहीं, हम सुने ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हमें किसी की बात नहीं करनी है। तो आज के समाज में सबसे बेहतरीन जीवन यही है कि आपका किसी से, मतलब जैसे होता नहीं कि आप दो, ठीक है शिवानी प्राची अगर दोनों मित्र हैं या तो ठीक है, शिवानी क्या है दूसरे के लिए, उससे हमसे नहीं मतलब है, हमारे लिए क्या है हमें उससे मतलब है। भाई हर व्यक्ति का व्यवहार सबका पर्सनल होता है, इनका व्यवहार उनके साथ कैसा, उनका तो जरूरी है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबके व्यवहार में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। कोई आपका फ्रेंड होता है, कोई फास्ट फ्रेंड होता है, कोई बिल्कुल पर्सनल फ्रेंड होता है। ठीक, तो वो क्राइटेरिया ये है कि आप किसके साथ किस तरह से बिहेव करें, डिपेंड करता है।
तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग जब बात जो इधर उधर की करते हैं तो ये हजम में आ जाएगा कि जब कोई चीज़ अगर आप देखे होंगे कि अगर आपका पेट जो पाचन क्रिया है, सारी बीमारी आपकी यहीं से शुरू होती है, सारी बीमारी यहीं से शुरू होती है। अभी अगर आप ज़्यादा खा लीजिए तो यहाँ पे आपको नींद आएगी, आपको आलस आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के ये उर्दू के शब्द हैं जिसका हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। बर्खास्त, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्दाश्त, बरवक्त, बरवक्त। ठीक, इसमें बर्खास्त मतलब क्या होता है? निकाल देना। बर्दाश्त मतलब होता है सहन करना, क्षमता नहीं, सहन करना। ठीक है, क्षमता को बहुत ज्यादा हो जाती है तो सहन करना। बरवक्त क्या होता है? बरवक्त क्या होता है नहीं पता, चलिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं और वो वक्त पर ही आएगी। जैसे मान लीजिए कभी दिवाली बीती है और आप पटाखा छुड़ाना आप भूल गए हो, तो आप अभी दिवाली अगले साल ही आएगी। अगर आप चाहें अरे मेरा तो पटाखा बचा हुआ है, पटाखा छूट कैसे गया, हम 2 दिन बाद फिर दिवाली मनाएंगे, तो वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दिवाली अब अपने वक्त पर ही आएगी। मकर संक्रांति अपने वक्त पे ही 16 जनवरी को ही है। अगर आप सोचें कि 10 दिन के बाद हमको बॉम्बे जाना है, खिचड़ी उचड़ी पहुँचा के चले जाते, खिचड़ी जल्दी बना दें, वो नहीं है। जब कोई चीज़ अपने वक्त पर होता है उसी को हम लोग कहते हैं बदलाव। जैसे ट्रेन, हम लोग कितना भी चाह लें लेकिन ट्रेन अपने टाइम पे ही है, हम लोग का उसमें कुछ नहीं चलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने वक्त पे फिक्स होती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप बर वक्त नहीं है, अभी आप बहाना से करके सर घर जा रहे हैं तो हम कह देंगे हाँ ठीक है चलिए जाओ। लेकिन ट्रेन अगर लेट है तो आप कोई बहाना करोगे, लेकिन ट्रेन आपके लिए नहीं है, वो अपने वक्त पे ही आएगी। तो बर वक्त मतलब होता है कि वक्त पर या वक्त से या समय से, यही होता है ना भाई। इसमें कोई भी आप लागू कर लो, जैसे आपको टीचर बनना है तो शायद समय होगा, समय क्या होगा, पहले आप डीएलएड पास करोगे, आप टेट पास करोगे, सुपर टेट पास करोगे, तब आप जाकर टीचर बनोगे। अगर आप ये सोचें कि नहीं हमको बनना, ये सब परीक्षा नहीं पास करेंगे तो संभव नहीं है। तो जो चीज़ें वक्त पर होती हैं या अपने वक्त पर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर वक्त। मतलब हमारे आपके चाहने करने से कुछ नहीं होता है। बिल, बिल, बिल का तेजी दिया है बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए ये जो बिल है यहाँ पर और ये जो बिल्कुल पे लिखा है, हिंदी में बिल्कुल कैसे लिखा जाता है? आधा ला होता है। तो दो चीजें हैं। अब अगर इससे हम लोग जब बनाएंगे, समझिए चीजों को, बिल से जब, क्योंकि अगर आधा ला में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हमको आधा ला करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस बिल से यही वाला बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जब बिल्कुल शुद्ध की बात आएगी तो आधा ला हो जाएगा। क्लियर है ना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से समझ लो आप, यहाँ कह रहा है कि बिल से क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इस बिल से ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात आएगी कि बिल्कुल शुद्ध जब बात आएगी कि पूछा जाएगा कि ये शुद्ध सही बिल्कुल सही है कि आधा ला वाला सही है, तो फिर आप आधा ला वाला सही करेंगे। क्योंकि हम लोग लिखते पढ़ते कैसे हैं, बिल्कुल हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये शुद्ध है। लेकिन इस बिल से ये वाला बिल्कुल बनेगा। ये चूंकि उर्दू के शब्द है तो इनका इस तरीके से रहेगा। आगे लिखिए,
बे। बताओ भाई इससे। इतना बढ़िया सब, कितना अच्छे शब्द बोल रही हो बेवकूफ। ठीक, इसी से मिलता जुलता स्वाद ये तुम बता दो। सही ना? वो हिंदी चल जाएगा। ठीक, बेवकूफ बेईमान पढ़े लिखे। बेईमान, बेवकूफ और बेरहम। बेरहम, हाँ। शर्म लिखा जाएगा कि शर्म लिखा जाएगा? तो लिख लो, मैं बता रहा हूँ। बेइज्जत, हाँ बता बता रहा हूँ। हाँ क्या कहेंगे? हाँ हम बता रहे हैं, जब हम लोग इसको हिंदी में लिखते थे, ये उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा बेशरम। इसमें दोनों रहेगा, उर्दू वाले में। ठीक, उर्दू वाले में ये रहेगा, क्या रहेगा? बेशरम। और जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं, मतलब हिंदी में, तो ये गायब हो जाता है, बेशर्म हो जाता है। ठीक, दोनों नहीं रहते। ठीक, क्या क्या लिखे हैं आप? बेईमान, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम लोग फॉलो करें, है कुछ? बेरहम हो तो स्वाति, बेरहम क्या होता है? ठीक है, एक आध उदाहरण बताओ शिवानी, कोई ऐसा ही उदाहरण बताओ जो बेरहम को, मतलब कोई एक उदाहरण बताओ, एक शब्द बताओ। तो हिंदू लोग बकरा नहीं काटते हैं? तो इस समय जो खाते हो, वो भी बेरहम है, अभी बेरहम है सब। वो ज्यादा देखो बेरहम, ठीक है, ये बकरा मुर्गा से रहम बेरहम को कोई मतलब नहीं है। आप इंसान हो, इंसान चलो, वो काटते हैं तो उसको बेचते हैं, और उसको वो अगर आप खरीदना बंद कर दो तो काटना बंद कर दो। अगर वो काटते हैं बेरहम है तो आप खाते हैं, आप ज्यादा बेरहम है। सोचो, वो तो काट के छोड़ देना है, आप उसको ले जाके बना बना के नोच खा रहे। बेरहम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई मानवीय गुण ना हो, जैसे किसी को घृणित तरीके से मारना, किसी बच्चे को गिरा, मतलब उस तरीके मारना। रहम का होता है दया। लेकिन अगर कोई, कभी आप देखे होंगे ना कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अमानवीय तरीके से कोई कार्य करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बेरहम कहा जाता है। जैसे अभी काट के गोटी गोटी काट के सूटकेस में भर के लाश मिली, ठीक, हाँ, एक ऐसी लाश मिली जिसकी मुंडी गायब थी। ऐसे हम लोग न्यूज पढ़ते हैं ना, एक ऐसी लाश मिली जिसकी मुंडी गायब थी, एक ऐसी लाश मिली जिसके दो पैर 2 किलोमीटर पे थे, ये वाला हाथ उस किलोमीटर पे था, और धड़ कहीं अलग था। ये क्या है? ये बेरहम। बकरा काटना, मुर्गा काटना, ये बेरहम में नहीं आया। ये तो एक तरीके से आप देखिए, ये चीज़ और बता दें, हो सकता आप जानते हो कि जब अब मुर्गा बकरा की बात हो रही है, हिंदू भी काटते हैं, मुस्लिम भी काटते हैं, लेकिन दोनों के काटने के तरीके में अंतर है। मालूम है नहीं? क्या अंतर है बताओ? सर, जैसे कि मुस्लिम ना, मतलब वो एक बार में नहीं काटते, उसको आराम आराम से काटते हैं। आराम से काटते हैं मतलब तो जैसे कि वो लोग पढ़ते रहते हैं, वो मतलब काटते हैं। ठीक है, बड़ा क्या है, सही कह रही हो। वो करते क्या हो, देखो शिवानी कम से कम धर्म से जुड़ी चीजों के बारे में शिवानी हमसे ज्यादा जानता है, इसलिए हम इसी से पूछते हैं इसे टॉपिक। सही कह रही है। उसको लेकिन पढ़ के नहीं काटते, उसको वो हलाल करते हैं।
हिंदू मतलब ये अगर आप नहीं जानते तो जान लो, हिंदू में हिंदू का मतलब बहुत जातियाँ हिंदू में हैं। जो लोग ये सब काटते हैं बेचते हैं चाहे वो एक बार में झटके से काटते हैं। क्या करते हैं? झटके से काटते हैं। और मुस्लिम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे काटते हैं, अच्छे से नहीं काटते, धीरे धीरे 2-4 पानी मतलब वो हलाल करते हैं। वो क्या करते हैं? चीज़ों को हलाल करते हैं। तो वहाँ पर हम इस शब्द को तो वो लोग चिड़िया भी मारते हैं ना, तो उसको भी हाँ काटते वो हैं। झटके से नहीं मारते। उनका क्या है, देखो उनका ये धर्म ही है इस तरीके का है, जो भी हो। तो वो किसी भी चीज़ को काटते हैं तो उसको हलाल बोला जाता है। हलाल कैसे करते हैं? भाई किसी को अगर जान आपको लेनी है, सिर काट दो, गोली मार दो, आदमी तुरंत मर गया, ठीक। लेकिन जब हम तड़पा किसी को मारते हैं तो उसे कहा जाता है हलाल करना। तो ये वही होता है कि वो लोग झटके से नहीं काटते हैं, 2 बार 3 बार काटते हैं, काट के थोड़ा छोड़ देते हैं, वो तड़प पे तब जाकर कुछ चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ आएगा। और तो इसमें जो है बेरहमी मतलब कि जिसके अंदर कोई रहम, भाई हमारा हम लोग का संविधान या हम लोग का धर्म, हम लोग की मानवता क्या कहती है कि जीवों के प्रति दया करो। हम लोग जब 2-3-4 पढ़ते थे तो एक कविता थी, याद नहीं है, लेकिन उसमें था कि जीवों के प्रति दया करो। तो जीवों के प्रति में सारे जीव हो गए। तो दया का मतलब यही है कि अभी हम एक दिन आ रहे थे तो हमारे उसमें गाड़ी में 4 व्हीलर में जो आगे जाली लगी रहती है, एक चिड़िया जो है जैसे नहीं होता कि आप आ रहे हैं तो उसी में फंस गई थी बीच में, मतलब तो हमें क्या पता। फिर आए, हम नीचे गाड़ी खड़ी की तो एक बाइक वाला 2 बार हमको लाइट दिया, तो हम पहले लाइट देने का हमें कोई परिचय होगा, फिर हम नहीं ध्यान चले गए, वो चला गया। तो फिर हम अभी खड़े होकर बतिया रहे, फिर गाड़ी को लेके आए, कहा भैया गाड़ी अपनी आगे देखिए, ये नहीं कह रहा है चिड़िया फंसी है, तब भी क्या हो गया गाड़ी में। तो गए देखे तो एक चिड़िया मतलब बाज टाइप की चिड़िया थी, मतलब तो गए देखे तो उसका जो पंजा अंदर बिल्कुल वो फंस गया था उसमें। तो अब निकाल रहे हैं तो वो गाड़ी के स्पीड के हिसाब से आधा से ज़्यादा घुस गया था उसमें। फिर उसको किसी तरीके से निकाले, मतलब निकाले तो उसका हम चाहते उसको पकड़ के खींच लेते, तो वहाँ पे क्या हो जाता, हो सकता है उसका पैर टूट जाता, हो सकता है उसको चोट लग जाती। लेकिन हम उसको बचा के, यहाँ डर भी लग रहा था कहीं काट ना ले, बाँस टाइप था, उसकी आँखें ऊपर बहुत बड़ी बड़ी थी। तो बहुत बचा के धीरे से उसको सहला, मतलब 5 मिनट उसको हमको निकालने लगा। क्यों? कम जितना इसमें चोट लगा हुआ है अब ना लगे। भाई पैर और फंसा था तो हमें लगा कि अगर हम पकड़ेंगे जल्दी से खींच लेंगे तो कहीं फंसा होगा तो टूट जाएगा या मर जाएगी। तो उसको हम बचा के 2 से 5 मिनट को लगा, उसको निकाले। तो उसके बाद उसको रखे, फिर उठा। अब देखो यही है कि हम लोग कितना भी डरते हैं, लेकिन जब वो एक बार हमारे हाथ में आए तो उसको भी लगा, उनको भी। देखिए आप जब किसी को टच करते हैं, आप जब किसी भी जीव को टच करते हैं तो उस जीव को ये मतलब पता लग जाता है कि आपका उद्देश्य हमें जो है। तो वो बता रहे कि निकली मेरे हाथ में, बिल्कुल उसमें क्या जाता है एकदम जैसे असहाय बिल्कुल। उसे फिर हम क्या किए, गाड़ी के ऊपर रखे, तो बॉटल में पानी ढक्कन में डाल के उसको लाए 2 बार पीने के बाद उड़ गया। तो ये मेरा जो कहने का मतलब है कि ये होता क्या है, अगर ठीक है हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम अगर चाहते हैं कोई जो भी होता, देखा गाड़ी फंसा है, अरे यार ये कहाँ से हटाओ उसको, ठीक, एक बार में खींच के फेंक देता आदमी, तो उसका हाथ पैर में टूट जाता, हो सकता बाद में मर भी जाती है। तो कुल मिला करके ये जो बातें आती हैं ये तो एक दूसरी बात हो गई कि ये काटना वो काटना। बेरहम का मतलब होता है कि जिसको कोई रहम, किसी मानव के प्रति कोई रहम ना हो। मैंने बताया ना कि हम लोग किसी को मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं सब, लेकिन अभी अगर हमें आपको कहा जाए कि किसी को बोटी कर डालो, हाथ काट के शिवानी तुम ले जाओ, पैर तुम ले जाओ नेहा, तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आपके अंदर रहम है, हम लोग बेरहम नहीं है। लेकिन अभी वो पकड़ी गई नहीं डॉक्टर लखनऊ में, पेपर पढ़ती हो तुम लोग? नहीं पढ़ती हो? अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, अब आप जानते हैं कि ब्लास्ट में 100 की क्या हालत हो जाती है, छत बिछड़ हो जाते हैं, पता लगे कि बिल्कुल भाई 100 का मतलब ही नहीं रहता है। तो इसका मतलब जो लोग इस काम को अंजाम देते हैं, इसका मतलब बिल्कुल बेरहम है। अभी हमें आपको कितना भी पैसा दिया जाए,
दे दे कोई, और ये कहते कि पड़ोसी को 2 लोग को मारना है, तो हम लोग नहीं, हम लोग तैयार नहीं होंगे। तो कुल मिला के ये सबके अंदर, जैसे अब उस महिला को देखिए, अब वो पछता रही है, लेकिन उसको ये पता था कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें 100 लोग, 10 लोग, 20 लोग मारे जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि मर गिरेंगे तुरंत मर जाएंगे। किसी का 100 पूरा जल जाता है, किसी का हाथ बचता है, किसी का भाई बम ब्लास्ट होता है, आप लोग देखिए हो ना। तो ये इस तरीके का होता है। तो ये मुर्गा बकरा पे हम लोग नहीं कहेंगे, वो बिजनेस की बात है। मानवता और मानवीय आधार पर जो हम दे रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दे रहा हूँ। बेशरम का मतलब कोई शर्म नहीं। प्राचीन शब्द एक उदाहरण से बताओ बेशरम का, किसको बेशरम कहेंगे? बताओ एक शब्द बताओ भाई। आप गलती भी करो, कहा जाता है ना चोरी और सीना चोरी, उसे क्या कहा जाता है, बेशरम। या किसी चीज के लिए अगर आपको बार बार मना किया जाए आप ना माने, तो उसे भी वही कहा जाएगा। और ठीक है, बेईमान बदलेंगे चीजें। लाभ, लाजमी, ठीक है। और लालच और लाजवाब, लावारिस, लापता, लापरवाह, लापता, हाँ लिख लो। मैं 3-4 लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लो। लाचार, लाजवाब, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता इत्यादि। इसमें कुछ बताना है? ठीक है, इसको कोई ज्यादा नहीं है। हम उम्र, हमदर्दी, हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा, इत्यादि। हो गया? नेहा, लाजवाब क्या होता है? कैसा बोलते हैं? तो अति सुंदर क्या होगा? किसको लाजवाब कहते हैं? लो, एक बहुत बढ़िया हो गया तो उससे अच्छा कैसे होगा? जब बहुत बढ़िया हो गया इसका मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे हम किसी इंसान को लाजवाब बोलते हैं, हाँ वही तो कह रहा हूँ। हमने क्या कहा, वही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब, तीनों एक चीज है। किसी व्यक्ति को हम कहते हैं बहुत सुंदर, कोई काम होता है हम लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, तो कोई बढ़िया चीज हम लोग खाते हैं तो होता है ना। वही देखो, हमारा पूछने का मतलब यही था, तीनों एक ही चीज है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है, जगह जगह पे होता है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए सुंदर होता है, किसी कार्य के लिए बढ़िया होता है, और जो खाने वाली चीज होती है उसको क्या कहते हैं, अब सबकी अपनी अपनी पसंद की चीजें हैं।
किसको क्या लाजवाब लगेगा। इसमें मोमोज बड़ा तेज चल रहा है, इधर भी खाइए नहीं तुम काची खाइए, सादा वाला खाइए फ्राई वाला खाइए, दोनों खाइए तो लाजवाब है, बहुत अच्छा नहीं है। देखो जो लोग दूध घी दही खाने वाले लोग हैं उन मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, गाँव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम भी उसी में शामिल हैं। उनके लिए ये चाउमीन ये जो मोमोज बहुत ठीक नहीं लगता है, ठीक। उनको ठीक क्या लगेगा, टमाटर चाट, ठीक, दही वाला दही बड़ा, मतलब जो मोटी मोटा चीज़, ये जो चीन से आए हुए हैं, ये अभी जो हम लोग मैगी हम लोग खाते हैं और उसी का जो नूडल्स बिकता है दुकानों पे आप देखे होंगे, मैगी तो छोटी छोटी होती है, नूडल्स आप देखेंगे कितना बड़ा बनाते हैं सब। अब आप सोचिए कि किस चीज़ का बनता है, कभी अगर आप उसको वो करेंगे तो उसमें शीशे का कड़ पाया जाता है। जो नूडल्स बिकता है वो शीशे का कड़, मतलब वो बहुत मतलब आपको दिखेगा नहीं। आप सोचो कि कोई चीज़ इतनी बड़ी बन जा रही है बेसन से या मैदा से, तो इतनी बड़ी होने के लिए कोई ने वजन चीज की सहारा उसमें लिया जाता होगा, नहीं लिया जाता होगा। जब आप उसको गलाएंगे या उसमें देखेंगे तो बहुत बारीक उसमें मतलब शीशे के कड़ पाए जाते हैं, वो हमें आपको दिखता नहीं है। जैसे हम आप बाहर चलते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं बाहर सब कुछ सही, आज हवा नहीं चल रहा, आज धूप नहीं है, आज बात नहीं चल रहा नहीं है, लेकिन इस वायुमंडल में धूल और मिट्टी के कण हमेशा चलते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम मुँह नहीं बांधे हैं तो सांस मतलब नाक से मुंह से वो हमारे अंदर जा रहे हैं, वो हमें नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको दिखता नहीं है। सेम वही चीज़ें हैं कि अब आपको दिखेगा थोड़ी, अगर दिख जाएगा तो कोई कैसे करेगा। तो ये जो चीज़ें अभी आई हैं, ये फास्ट फूड 2-3 चीज़ सब बहुत नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। अभी आप ठीक है, बात रही है कि कभी कभार खाना है तो कुछ नुकसान नहीं करना है, लेकिन अगर हमेशा खाना है, इसलिए आप देखे होंगे ना नुकसान वो क्या करेगा, जान थोड़ी आपको ले लेगा, पेट 5 किलो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इतनी बड़ी हाइट रहेगी, ऐसे हो जाओगी। ये सब क्या करता है, शरीर को फुलाता है, शरीर को जो ये करते क्या है, 2 चीज़ें आप देखिए, बहुत अगर आप इसको समझेंगे, जैसे फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं, हम लोग को पेट भरा टाइप लगता है, समझो आप मेरी बात। घर पे हम लोग पूरा खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसका 4 गुना खाते हैं, तब लगता है पेट भरा है। और फास्ट फूड में हम लोग एक पिज्जा खा लो, एक बर्गर खा लो, एक चाउमीन, आप इतना भी खा लो तो लगता है पेट भर गया है। क्यों ऐसा लगता है, उसमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि पेट में जाने के बाद वो भूख क्या करता है, मारता है। जब भूख को मारता है तो आप एनर्जेटिक नहीं होते, आपके पास एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन फैट आपका बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा। तो तभी लोग कहते हैं ना कि शहर के लड़के बड़े मोटे मोटे होते हैं, फूले फूले लगते हैं, तो यही सब खा के फूले फूले रहते हैं। और गाँव के लड़के क्या करते हैं, कभी कभार वो सब चीज़ें खाते हैं, बाकी उनका फोकस किस पर रहता है, खाने पर रहता है। तो लेकिन अब ये तो कहने बताने पढ़ने पढ़ाने की बात है, मिलता है तो मैं भी खाता हूँ, और मिलता है तो आप लोग भी खाते हो। ये ज़्यादा मैं खाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल आप मत खाओ, लेकिन अगर आप इसको खा रहे हैं तो सावधानी से खाइए। कभी कभार खा रहे हैं ठीक है, ज़्यादा इसमें बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत है। हम सही बता रहे हैं, आप कभी पढ़ोगे इसको कि आप खुद सोचो ना, अगर ये प्रैक्टिकल गलत होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम लोग एक 20 रुपए की जो नूडल्स हम लोग मार्केट में लेके खा लेते हैं, 4 घंटे के लिए भूख नहीं लगती है ना, खाना हम लोग पूरा खा के आते हैं, 4 घंटे बाद लगता है कुछ चाहिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें होगा, तभी तो भाई। जैसे अल्कोहल होता है, शराब में जो अल्कोहल होता है, जो जिसमें कि अल्कोहल की मात्रा पर डिपेंड करता है। अब आप चाहे एक घोट शराब पियो, चाहे 1 गिलास शराब पियो, अल्कोहल की मात्रा तो आपके पेट में उतना ही है, तो नुकसान तो आपको उतना ही करेगा भाई। अगर ये बताओ, जैसे एक बोतल में मान लीजिए कि 40 कैरेट का वो है, क्या कहते हैं, अल्कोहल है,
तो क्या आप कहोगे कि सर अगर एक बोतल में 40 है तो हमारा एक बोतल में 1 लीटर है तो हम एक पाव पिएंगे तो क्या 10 का बोल हमारे पेट में जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं भाई। अगर आप शरबत पीते हो, आप चीनी का शरबत पीते हैं और 1 लीटर का शरबत बना उसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे मान लीजिए, तो आप उसमें जो 1 घूंट शरबत पिएगा उसके मानक में भी 200 ग्राम चीनी जो घुली है वो आएगी और जो पूरा शरबत पिएगा उसमें भी आएगी। तो जो हम लोग चाहे इतना उस चीज़ को खाते हो, जैसे इतना अगर वो मिला के रखा है बना के रखा है जो भी उसका केमिकल मिलाना है, तो हम चाहे इतना खाएं और चाहे पूरा खाएं, वो पूरे के पूरे केमिकल हम ले रहे हैं। उसमें ये नहीं यार सर थोड़ा ही खा रहे हैं, थोड़ा ही है लेकिन उस केमिकल की मात्रा उसमें पूरा आ गई है। भाई आप बताओ, चीनी हमने बताया ना, आपके शब्दों में हमने बताया कि शरबत हम लोग जो पीते हैं, तो मान लीजिए 1 किलो की चीनी की शरबत बनी और आप 1 गिलास की शरबत पी रहे हैं, तो क्या आप किसी को 100 ग्राम चीनी आ रही है? नहीं आ रही है ना। वो तो पूरी की पूरी क्वालिटी पानी में घुल गई है। अब चाहे 1 गिलास आप पियो चाहे पूरा पी जाओ, चीनी की मात्रा तो आपके अंदर गई। ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो केमिकल मिलाया जाता है वो करता क्या है, तुरंत जैसे पेट में जाता है, चाहे 100 ग्राम खाते हो चाहे 200 ग्राम खाते हो, वो तुरंत जिसलिए वो बनाया जाता है कि अच्छा आप ये भी देखे होंगे कि ये शहरों और महानगरों में ही क्यों मिलता है ज़्यादातर, गाँव में मिलता है लेकिन कम मिलता है। कारण ये है कि लोग जो काम के लोग हैं जो है सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, तो उनका ये है कि 10 से 12 घंटा हमको ड्यूटी करना है, तो खाना तो बनाते नहीं हैं या बना नहीं पाते हैं या एक टाइम बनाते हैं, तो ये सुबह को उनका काम हो जाता है। सुबह 8 बजे निकले फास्ट फूड खा लिए। अब फास्ट फूड खाने की 2 चीज़, एक तो ये हुआ कि कम पैसे में ही इनका काम हो गया, दूसरा जो भूख इनको 4 घंटे में लग रही थी वो 8 घंटे के लिए फुर्सत हो गया, होता है ना। इसलिए लोग करते क्या, फटाक से खा के निकल लेते हैं। यहाँ तो छोड़ दो, बॉम्बे में आप देखेंगे तो वहाँ से होता है ओड़ा पाव। बॉम्बे में ओड़ा पाव, पूरी आधी बॉम्बे के लोग या आधे से ज़्यादा लोग सुबह उसी को डिपेंड करते हैं। बड़े बड़े जो दुकान हैं, ओड़ा पाव की दुकान है, वहाँ पे भीड़ लगती है। क्यों? इसीलिए कि लोग उसी को खा करके लोग चले जाते हैं कंपनी में ड्यूटी करने, अपने काम पे चले जाते हैं और 7-8 घंटे के लिए फुर्सत हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग 8 रोटी खाते हैं, 4 घंटे में दोबारा भूख लगती है, और 1 वड़ा पाव खा करके हमको 8 घंटे में भूख लग रही है। कुछ न कुछ मामला है। तो फिलहाल ये तो बात की चीज़ है। जितनी भी ये चीज़ें अभी हम लोगों ने बताया कि ये नूडल्स हो गया और पिज्ज़ा हो गया, वड़ा पाव हो गया और मोमोज हो गया, ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कभी कभार मिले तो खाओ आराम से, लेकिन रोज खासकर बच्चों के लिए। अभी एक वीडियो बना था खुल के उसमें बताया है कि ये मतलब प्रोडक्ट हमारा है, जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझिए मेरी बात। हम नूडल्स बनाए, हम भी कह रहे हैं नूडल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए हानिकारक है। हमारी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? खाने वाले की। सिगरेट के पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप कह सकते हैं कि सर वो कंपनी वाला बनाया है तो हम पी रहे हैं। कंपनी वाला तो ये भी कहा ना कि हानिकारक है, तो अपनी बात कह दिया भाई हम बनाए हैं और हम ये कह रहे हैं कि हानिकारक है। अब आप जानबूझ के पी रहे हैं क्या करो उसमें, तो इसलिए आप उनको बनाने वालों पर आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट पे अपना जो उनका नोटिफिकेशन उसको दे दिए थे कि मोमोज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बुजुर्गों के लिए हानिकारक है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब धक्का खा रहे हैं, खाते रहो। हो गई। चलिए ये हम लोग का टॉपिक जो थी आज उपसर्ग समाप्त हो गई। और इस उपसर्ग में अगर आपके स्टैंडर्ड में समझिए कि सुपर ट्रिक तक की बात कर रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत अगर आप लोग किस्मत खराब है, जिसको भी हम नाम लिखे हैं, बदकिस्मत नहीं लिखे हैं ना, हाँ, अब ये अगर बदकिस्मती अगर हम लोग की होगी तभी एक आध कोई इधर उधर आएगा। हम इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम बहुत किस्मत पढ़ाते हैं। हमने आपको, मैं फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाता हूँ। इसको मैं चाहता तो कब तक क्लास चला सकता हूँ, और मैं चाहता तो एक दिन में भी खत्म कर देता हूँ।
उपसर्ग को मैं चाहता तो एक दिन में ही थोड़ा से परिचय बता करके थोड़ा थोड़ा लिखवा करके 2 दिन में खत्म हो जाता, और अभी चाहूँ तो 1 हफ्ता पढ़ाऊँ आपको, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इतने दिन में जितना बेहतरीन मुझे देना था, जितना बेहतरीन होना था, मैंने आपको लिखवा दिया, और मैं ये भी कर रहा हूँ, इससे बाहर नहीं है आपके स्टैंडर्ड तक, उतना ही चाहिए। और ये बातें इसलिए भी प्रमाणित हो रही कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम जितना आपको बताए थे, हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, अपना पढ़ाया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल ना हो जो बाहर से आया हो, एक आध छोड़ दिया जाए तो हिंदी हो या सोशल हो, सारे के सारे सवाल उससे आए थे। इसलिए बहुत बस इतना ही आप पढ़ लेना, अगर उतना ही पर्याप्त है। अगली टॉपिक क्या रहेगी? प्रत्यय। प्रत्यय देखिए, दोनों लिखना नहीं है। जो उपसर्ग है और जो प्रत्यय है, उपसर्ग के लिए हमने बताया कि यह किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। अगर आप ये कह देंगे कि शब्द उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, तो आप किसी भी शब्द के पहले कुछ भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहले लगने के बाद वह क्या करेगा, उसका जो सबसे परफेक्ट नियम है, कार्य है, कि जिस शब्द के साथ वो जुड़ रहा है उसके अर्थ को जरूर बदले। ये आपको विशेष ध्यान देना है भाई, नहीं तो ऐसे हम क्या करेंगे, कोई एक शब्द है उससे पहले कुछ भी लगा के चले जाओ तो उपसर्ग हो गया ना। मन है तो बिना मन लगा दो, नहीं मन है तो कुछ भी लगा दो, तो ऐसा नहीं है, लगाइए तो उसका एक कोई अर्थ निकलेगा। अब बात आती है प्रत्यय की। प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है या आखिरी में जुड़ता है या बाद में जुड़ता है, तीनों शब्द आ जाएंगे, जुड़कर उसके अर्थ को स्पर्श करता है। ये जैसे हमने एक लाइन की परिभाषा आपको उपसर्ग की बताई थी, वैसे ही एक लाइन की परिभाषा ये किसकी है, प्रत्यय की है। इतना अगर आप लिख देंगे एक लाइन में, चाहे वह 2 नंबर पूछे चाहे 1 नंबर पूछे, इस परिभाषा से, क्योंकि ये ऐसी परिभाषा है कि जगह पे ही आपको स्पष्ट कर दे रही है, बहुत घुमा के। अब अगर आप ये लिखेंगे, अच्छा उपसर्ग हिंदी का एक टॉपिक है और शब्द जो होता है शब्द के पहले लगता है, ऐसे लगता है वैसे लगता है, लगने, ठीक, आप ऐसे भी लिख सकती हो, तो वो क्या करेगा, 2 लाइन पढ़ेगा, कहेगा वो ये तो बहुत चलान लिखी दिख रही है, बहुत बेकार है, ये ठीक नहीं लिखी होगी, तो वो क्या करेगा, पूरा आपको पढ़ेगा नहीं, वहीं से आपको 1 नंबर आधा नंबर क्या करेगा। हम लोग ये काफी चेक करते थे करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पहली लाइन अच्छे से लिख देते हैं तो हो सकता है कि वही आपको नंबर मिल जाए, नीचे कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और देखेगा भी तो उस लाइन में उसको ये क्लियर पता हो जाएगा कि नहीं ये लड़की पढ़ी हुई है। इतना स्पष्ट कौन बात करता है भाई, आप देखे होंगे कि पढ़े लिखे लोग और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बातों को अगर आप देखेंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी बात कहेगा तो अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर लेता है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वह उसको अपनी बात कहने में कई बार वो कई शब्द बढ़ा देता है, कम कर देता है, बड़ा गोलमाल लगता है। मैं कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो देखो तुम लोग वीडियो देखती हो तो तुम लोग देख के हट जाते हो, तुम लोग ये देखती हो कौन नाच रहा है, कौन बढ़िया डांस कर रहा है, क्या है, ठीक। हम वो वीडियो देखते हैं जो देखते हैं, तो हो सकता है वो वीडियो खराब हो, लेकिन उसको हम देखते। कल एक लड़की का वीडियो देख रहा था, मुँह बांधी थी, तो अब उसकी बातों में सीधा सीधा ये लग रहा था कि पूरी पूरी गलती इसकी है। जो 2 चीज़ें हैं, आपको अगर झूठ भी बोलना है तो आपके पास व्यवस्थित आप रहिए, जो शब्द है वो क्लियर होने चाहिए। अब वो महिला थी, उसके बाद उसके साथ कोई लड़का कैसे कहाँ, मतलब कई कहानी पूरा बताई, 4 महीना था कि यहाँ वहाँ 15 दुनिया भर के, मतलब कि हमारा जो बताने का मतलब है वो पढ़ी लिखी कम है, वो उस चीज़ को स्पष्ट ही नहीं कर पा रही कहना क्या चाह रही है, और कभी वो मतलब स्पष्ट ना तो दोषी को बता तो रहे, लेकिन वो गोलमाल शब्दों में। हमें आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों पे 2 लाइन की बात करना है, ठीक। जैसे जितना उसका वीडियो में देखा 12 मिनट का था, उस बात को 2 मिनट में अगर
कह देती तो उस 12 मिनट से बेहतर तरीके से समझा लेती, लेकिन उस 12 मिनट में कोई समझा। तो हमारा जो बताने कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी टॉपिक के बारे में चाहे लिखते हो चाहे बात करते हो, अपनी बात कहने का जो हमारा तरीका है सबसे पहले वही प्रेजेंट करता है। तुरंत सामने वाला जान जाएगा कि ये लड़का या लड़की तेज है, इससे हम बतिया पाएंगे नहीं बतिया पाएंगे। जैसे आप शुरू में फंसना चालू करेंगे तो सामने बैठा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको फंसाता हुआ चला जाएगा, फिर आपकी बातें कर देंगी, कमजोर जाएंगी। क्या बातें आपकी तो अपनी बात को तुरंत स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। बात हम इसकी परिभाषा नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई चीज़ आप लिख रहे हैं बोल रहे हैं, अपनी बात तुरंत एक लाइन में पहले स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद जो बात करना बात करिए। तो वो मैं देख रहा था तो मुझे ये लगा कि ये बनावटी बात बोल रही है, वो लग जाता नहीं भाई कोई भी 4 महीना से अगर आपका शोषण कर रहा है तो आज आप क्यों आगे बता रही हो? ठीक, एक बात। दूसरी बात, आप राजस्थान गई, आप हरियाणा गई तो आप वो उठा के सिर को तो लेके गया नहीं हो। आप अगर गई हो, साथ में गई हो, जाहिर सी बात है ऐसे मामले में होता क्या है, जब तक सब कुछ सहमति है तो ठीक है, जैसे कुछ खटपट होती है तो ये आरोप लगाए जाते हैं, तो ये तो अलग बात हो गई। दूसरी चीज, लेकिन उसका जो बोलने बताने का जो मतलब था, अपनी बात ही स्पष्ट करने का तरीका उसको नहीं पता था। तो हम लोग जब इस तरीके की परिभाषा लिखेंगे, चाहे उपसर्ग की चाहे प्रत्यय की, तो एक लाइन में इतना स्पष्ट करेंगे कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को स्पष्ट कर देता है। ये एकदम बिल्कुल सटीक परिभाषा, इसको जरूर लिखना आपको। आप उसमें आगे आप क्या लिखते हैं, कुछ और जोड़ दीजिए, उदाहरण दीजिए, वो अलग की बात है। लिखिए हम प्रश्न उदाहरण। पहले तो जितना होता है उतना आप लिख लीजिए हमारे शब्दों में। लिखिए प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करता है या कर देता है। हो गया। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है। प्रतिधन अय प्रति का अर्थ है साथ में, अय का अर्थ पर या बाद में हो।
एक मिनट प्रति का अर्थ साथ में, पर या बाद में है। नहीं सुनिए, फिर सुनिएगा। हमने लिखा है कि प्रत्यय दो शब्दों के मिलकर बना है, प्रत्यय धन है। प्रति का अर्थ है साथ में, पर या बाद में, मतलब तीन इसका अर्थ है, साथ में, पर और बाद में। ठीक, बना लो। आय का अर्थ है आय का अर्थ है चलने वाला, चलने वाला। अर्थात, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ, शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला या चलने वाला। या चलने वाला। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये कह रहा है जैसे आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था ना, उपसर्ग क्या अर्थ था? दो शब्दों से मिलकर बना था, उप और सर्ग। उप का मतलब था साथ और सर्ग का मतलब क्या था? सृष्टि करना, रचना करना, बनाना। वह शब्द जो साथ रह करके नई रचना करता हूँ या नया अर्थ बनाता हूँ। इसका क्या मतलब है? प्रतिधन है। प्रति का अर्थ है साथ में, साथ में तो है, साथ में वो भी है, लेकिन कहाँ पर है? पर या बाद में। हम पर बोलते हैं तब विलास होता है, बाद बोलते हैं तब विलास होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो प्रत्यय का कि साथ में, लेकिन या पर, बाद में लगने वाला या चलने वाला। जो शब्द किसी शब्द के बाद में लगता हो या चलता हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसका ये अर्थ हुआ शाब्दिक। किसका? दो शब्दों का जो प्रतिधन ऐसे मिलकर बना है। प्रति का मतलब साथ में, ऐ का मतलब साथ में, बाद में। साथ में तो लगा वो ठीक है, लेकिन कहाँ लगा? ये बाद में, पीछे, पर लग करके उसके साथ चलने वाला। आगे लिखो। जैसे, जैसे भलाई, भलाई, सजावट, मिलावट, इत्यादि। भलाई में क्या मतलब? क्या कौन सा प्रत्यय है? आई। सजावट में है आवट, इस पर भी आवट। तो ये देखिए क्या कह रहा है। चलिए हम इसको अगर तोड़ते हैं तो भला धन आई होता है। तो इसका मतलब भलाई दो शब्दों से मिलकर बना है, भला और आई से। तो ये जो आई है ये कहाँ लगा हुआ है? पीछे लगा है। अब भला का मतलब आपको समझ आ रहा है? अगर हम भला कह दें तो कोई स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि क्या किस बात कर रहा है? हमने क्या लिखा है कि प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अब भला में तो ठीक अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसा अच्छा? जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मतलब ये कि
अच्छी बात कर रहा है, किसी भलाई की बात कर रहा है, या उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो कोई अच्छा कार्य किया है। सजावट की बात अगर हम करें तो सजा धन आवट। अब अगर सजा आप बोल दिए, सजा बोल के चुप हो गए, तो इसका क्या मतलब होगा? एक तो दंड होगा, एक और एक कम स्पर्श है ना। जैसे दो समझिए आप, अभी हम लोग गांव में भाषा में किसी को जब सजाते हैं, कोई चीज जब सजाते हैं, अब एक होता है सजा। अगर अब यहाँ कोई आए और कह दे सजा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको सजने के लिए बोला है कि कोई सजा देगा। क्लियर हो रहा है? कोई क्लियर हो रहा है आपको? नहीं। जबकि कभी कभी जो गांव में बिहारी भाषा में सजने वालों को जैसे बोला है, जब आदमी तैयार होता है चाहे, तो उसको कहा जाता है कि सब सजा है, बहुत अच्छा सजा है, चाहे वो कोई सामान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, बोला जाता है ना। तो अब उस सजा में ये भी आ गया, अब उस सजा में दंड भी आ गया, तो स्पष्ट क्रिया नहीं हो पा रहा था। जैसे इसको हम आवट जोड़ देंगे, क्या कर रहा है? सजने की बात कर रहा है, सजावट की बात कर रहा है। और सजावट में क्या क्या आएगा? जो भी आता हो, चाहे घर सजाना हो, चाहे किसी व्यक्ति को सजाना हो, चाहे कोई सामान को सजाना हो, स्पष्ट आ गया नहीं? जो परिभाषा हमने आपको एक लाइन में लिखवाया, उसकी परिभाषा से मिलता जुलता लग रहा है कि प्रत्यय बिना प्रत्यय के जो शब्द होता है, उसके अर्थ स्पष्ट शब्द तो है, इसका शब्द है, लेकिन ये एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे इसमें प्रत्यय लग जाता है, तुरंत इसके अर्थों में स्पष्टता आ जाती है। अब वही बात यहाँ भी है, मिला गेल कह के हम चुप हो जाए। अभी कोई आए कह दे मिला, अब आप सोचेंगे कोई खो गया था, क्या लग रहा मिल गया ना। लेकिन जैसे इसमें आवट जुड़ जाएगा तो बात आ जाएगी, अच्छा दूध में पानी की मिलावट की बात कर रहा है ना। अभी वहाँ पे हम लोग क्या देखो, हम इसलिए तुम लोग को उदाहरण बताते हैं कि गुड़ की चाय बेचता है, मतलब फ्लेवर देता है, गुड़ नहीं डालता है, कुछ आता है उसका, कुछ आता है ना। तो हमको नहीं पता, तो हमें लगा गुड़ डाल के पिलाता होगा, तो हमें दो दिन के लिए ठीक ठाक लगा, तो अरे गुड़ की चाय नहीं लग रही है। तो पता लगा कि जैसे कॉफ़ी का पाउडर आता है, चाय की पत्ती आती ना, उसी तरीके से एक फ्लेवर आता है, गुड़ वाला फ्लेवर। उसको हम फिर डाल के देखें कि बनता कैसे है, जो गंदे तरीके से बनता है उसकी चाय, मतलब कि वो क्या है, मिलावट है, गुड़ नहीं है। भाई गुड़ की चाय अगर है तो वाकई बेहतरीन है, लेकिन गुड़ का फ्लेवर आप किसी अभी आप जाएंगे जूस पीने के लिए, तो वहाँ पर भी पूछते हैं कौन सा फ्लेवर भी आपको चाहिए, तो आप चॉकलेट वाला फ्लेवर बताओगे, बटर स्कॉच बताओगे, सब फ्लेवर आपको जूस मिलता है। तो बटर स्कॉच थोड़ी उसमें डालते हैं, वो केमिकल बना के रखे हैं, मिलावट करके रखे हैं, ऊपर से जैसे ऐसे छिड़का मार देते हैं, ठीक। तो आपका वो जो स्मेल आएगी या जो उसकी सुगंध आएगी, वो जो फ्लेवर आप करें वही आएगी। तो ये क्या है? मिलावट है। ये क्या है? ये मिलावट है। कैसे क्लियर होगा? जब हम लोग इस आवट को जोड़ेंगे, तब जाके क्लियर होगा कि मिलावट की बात कर रहा है, ठीक। ये भी डाल छोड़ दीजिए। प्रत्यय के भेद भी डाल छोड़ दीजिए।